नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और पुष्कर अवस्थी जी। आइए दर्शकों, सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने दोनों गेस्ट बाबा रामदास जी का और बाबा सॉरी पुष्कर अवस्थी जी का। जी, बहुत राम बहुत राम स्वागत है आप दोनों का। राम राम भैया। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, बात हम उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं और आप सब दर्शकों ने नोटिस किया होगा कि बाबा जी की शुरुआत ही इस चर्चा में हंसते हुए हुआ। पुष्कर अवस्थी जी भी बहुत हल्के फुल्के मूड में लग रहे हैं, लेकिन चर्चा हम गंभीर करने जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं ये चर्चा कितनी गंभीरता से और भी तत्वों को समेटती है, ये तो आगे पता चलेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश जो कि 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है और कहा जाता है कि दिल्ली का भाग्य यहीं से तय होता है, दिल्ली का रास्ता यहीं से निकल के जाता है। वहां पर राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। राज्यसभा के बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, लगभग 15 प्रदेशों में, लेकिन सबसे ज्यादा 10 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मामला पहले बिल्कुल फिट था, अपने अपने विधायक संख्या के आधार पर 7 और 3 यानी 7 कोटा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के पास और 3 कोटा जा रहा था समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन 7 अपने राज्यसभा सांसद जिताने के बाद भी 29 विधायक वो ज्यादा हो रहे थे जिनके पास पहली वरीयता के मत थे भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए और अखिलेश यादव की तीसरी सीट अटकाते हुए अपना 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को उतार दिया। 29 और 37 के बीच ये जो 7-8 विधायकों की कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे वो साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जी के साथ क्या क्या संकट है, कितना उनके विधायक खुल चुके हैं और साफ तौर से बागी हैं, इसी पर आज बात करेंगे। क्योंकि ये हम सबको लगना चाहिए और इस पर भरोसा होना चाहिए कि अगर राज्यसभा के ये चुनाव जो हालिया कांग्रेस और सपा गठबंधन यानी सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाद हो रहा है, आज पोलिंग हो रही है, ये तय कर देगा कि 2024 में इस गठबंधन का कुछ असर उत्तर प्रदेश में है जमीन पर या हवा हवाई है। बाबा जी, अब इस समय जब पोलिंग चल रही है, कल रात अखिलेश यादव की जो डिनर पार्टी थी उसमें से 8 विधायक गायब थे। पटेल और जो अपने स्वामी जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी गायब हैं। सपा के खुद अपने विधायक जो हैं वो बाकायदा जो सोशल मीडिया पे जय श्री राम, जय जय राम लिख के, और अखिलेश यादव को अभी थोड़ी देर पहले ये कहना पड़ा है कि भाई साहब जो भी क्रॉस वोटिंग करेंगे उनको हम पार्टी से निकालेंगे। उधर रायबरेली से इनके 3 बार के विधायक मनोज पांडे जो कि चीफ विप भी थे, वो पार्टियां छोड़ गए। तो ये क्या है, कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? ये कौन सा चावल देख रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा सेमीफाइनल खिलाते हैं स्थापित मीडिया के लोग मोदी को, तो ये कौन सा सेमीफाइनल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अवनीश जी, ये शिष्टाचार और संस्कार का तकाजा है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले यदि कोई श्रद्धांजलि होती है तो वो पहले निपटाई जाती है, उसके बाद 2-4 मिनट का मौन धर के फिर जो है आगे सभा की कार्रवाई शुरू होती है। तो बड़े ही दुख का विषय है कि वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध 93 साल के बर्क साहब जो है वो कल उनका इंतकाल फरमा गए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनको 72 हूरें अता करे। पर मैं सर अभी सोच रहा था कि जब 93 साल का मोमिन होगा तो उसको हूर जो सब मतलब जो डेजिग्नेट होगी 72 ठो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मतलब वो सब अल्ट्रा प्रो मैक्स होती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, या अल्ट्रा प्रो मैक्स ना होकर नोकिया 3310 वाला मॉडल होगा? जरा इस पे अगर आप लोग प्रकाश डाल देते और श्रद्धांजलि दे देते। बाकी राजनीति तो खैर होबे करेगी, बतियाएंगे ही। तो पहले तो बर्क साहब को श्रद्धांजलि दे दीजिए, दो शब्द। जी जी बाबा जी, और घनघोर राजनीतिक चर्चा के बीच आपका जो ये मानवीय चेहरा दिखाई दिया है, तो बर्क साहब को 93 साल की उम्र में जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो तकाजा कहता है, सनातनी संस्कार कहते हैं, और आपके निर्देशन में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहरहाल
आपने जहां तक हुरों वाली बात पूछी, तो 93 साल के अगर बर्क साहब थे, तो अल्लाह जो है वो कम से कम मैथमेटिक्स की उनसे गलती नहीं होती होगी। मुझे लग रहा है कि उम्र का मिलान ही करते होंगे। अब बाकी पुष्कर दा अगर कुछ इसमें ऐड करें, तो फिर आगे हम लोग राजनीति की तरफ चलें। अभी तो जरा श्रद्धांजलि हो जाए बर्क साहब को। हैं पुष्कर दा? देखिए ऐसा भाई ऐसा है कि वर्क साहब गए ऊपर। अब यहाँ तो पढ़ के यही गए होंगे, उनके मुल्ला मौलवी ने बताया ही होगा, किताबों में लिखा है कि 72 मिलेंगी। अब जिस हिसाब से वो ऊपर गए हैं उस हिसाब से उनको 72 किस मॉडल का मिलेगा, किस मॉडल का नहीं मिलेगा। अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि वर्क साहब वहां तो कोई वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे जो बता पाए कि कितना मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है, जो मेरा अपना जो अनुभव कहता है, जो दुनिया में परिपाटी है, तो वर्क साहब को अपनी हम उम्र कोई मिलेगा। अब यह है कि कुंवारी होना जरूरी होता है, शायद शायद यह है कि हूरें कुंवारी होती है, कुंवारी मिलती है, तो कोई होगी 90-92 की जितनी इकट्ठा करके रखी होंगी वो उनको मिल जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी जो किताबों में कोई किताब कभी गलत होती ही नहीं है, तो उन्होंने जो वर्णन किया होगा, दिया होगा, उनको मिलेगा। और जहां तक श्रद्धांजलि देने वाली बात है, तो सनातनी संस्कार से जो है, मैं इतना ही कहूंगा कि उनके खिलाफ मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं नहीं और बड़ा बिल्कुल। अच्छा हुआ और चले गए, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल। से उन्होंने जीवन में निश्चित रूप से कोई एक आध अच्छे काम किए होंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद उस लोकसभा में वो नहीं उपस्थित होंगे जहां से देश बदलने वाला है। चलिए, तो ये चीज अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में आपने बात कही। आपने जब 72 हूरों और उनकी जो है वो उम्र और क्या मैच रहेगा इस पर बात हुई, तो आपने कहा कि जो मेरा अनुभव रहा है, तो ये भी जानना कभी रोचक होगा कि हूरों के साथ पुष्कर दादा आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि अनुभव रहा अनुभव कैसा, तो और अनुभव कैसा था कि सर अब देखिए हूर हो, ऐसा है कि नहीं सर सर, हूर होती है 170 फीट की, तो मतलब सीढ़ी उड़ी लगा के मोमेंट, मतलब उसका नहीं, सीढ़ी उड़ी मेरा यहाँ पर आप लोगों ने गलत अर्थ ले लिया। मेरा अनुभव का मतलब था कि जिस पृथ्वी में हूँ, जिस सृष्टि का मैं एक कण हूँ, वहां जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, तो वहां आदमी मैच मेकिंग करता है। तो मुझे इसी में कहता कि जो जो यहाँ पे है वही उसका प्रतिरूप जो ऊपर भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ मैच मैचिंग होती है, तो जी वर्क जी। साहब को भी जो है अपनी उम्र के ही हिसाब से नहीं पूरे बात मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आ गई। वही सवाल मेरा भी था कि अल्लाह मियां कम से कम जो है मैथमेटिक्स की इतनी गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल 93 के अगर मोमिन ऊपर पधारे हैं, तो वही अकॉर्डिंगली मैच होगा। कुंवारेपन की जहां तक बात रही, तो भाई कुंवारापन तो किसी भी उम्र में कायम रखा जा सकता है। और बिल्कुल जब बात हुरों बिल्कुल। की है, तो फिर अल्लाह मियां जो करवाएं। बहरहाल, हम फिर जरा सा अल्लाह मियां और ये श्रद्धांजलि सभा अगर खत्म हो गई हो, और मुझे लगता है कि खत्म ही हो गई, बड़े अच्छे ढंग से खत्म हुई है, तो बाबा जी, ये लोग जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या आप इसको 2024 की सीधे सीधे एक वानगी देखते हैं, जैसे होता है कि चावल कितना पक गया नहीं पक गया, एक चावल, तो ये 10 सीटें बता देंगे। अगर 8 सीट निकाल ले जाती है बीजेपी, जो कि उसके सीधे कोटे से एक सीट बाहर है, संजय सेठ के रूप में उनको मिल जाता है, तो फिर ये दो लड़के जो घूम रहे हैं आगरा की मुस्लिम बस्तियों में, और लाल टोपी की ज्यादा भरमार दिख रही थी, तो इंडिया अलायंस का क्या दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? सर इंडिया अलायंस का मैं आपको बताऊं, डे वन से जिस दिन पहली बार इन्होंने सब हाथ उठा के फोटो खिंचाया था, मैं तब से इस पूरे आइडिया को ही रिजेक्ट करता आया हूं। और मैंने कहा कि ये सिर्फ लफाजी है, हवा हवाई, मीडिया कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक को मीडिया के डिस्कशंस में उलझा के रखने के लिए ये एक बहुत अच्छा शिगुफा है। ग्राउंड पे ये न तो एग्जिस्ट करेगा, ना इसका कोई असर होगा। अब आगे सुनिए सर, राज्यसभा का चुनाव शुरू से ही कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए शॉर्टकट रहा है संसद में पहुंचने का। कुछ लोग जो कि भाई भाजपा जैसी पार्टियों में जो लोग संगठन में होते हैं जो लोग चुनावी राजनीति में, जिनको जानबूझकर नहीं उतारा जाता, संगठन के ही कामों में सारी जिंदगी वो लगा देते हैं, उन लोगों को राज्यसभा भेज देती है
कोई बहुत जरूरी हो जाए, एक आध कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट लोकसभा में हार जाए तो वो राज्यसभा में चला जाता है। अन्यथा बाकी जो है वो बड़े बड़े सेठ जी लोग जो है 100-100 200-200 करोड़ रुपया बाकायदा पार्टी फंड में चंदा दे के ये सीट लेते आए हैं। और सर देखिए, इसलिए मैंने आज तक कभी भी राज्यसभा को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। दूसरी बात, जहां तक अखिलेश जी की राजनीति की बात है और राहुल जी की राजनीति की बात है, सर हमारे यहां भोजपुरी में एक वर्ड है लोलक लैया। और सर ये भोजपुरी के जो वर्ड होते हैं ना, इनको इनका डिक्शनरी मीनिंग या इनको साहित्यिक रूप से इनकी व्याख्या कर पाना भी बहुत टेढ़ा काम है। अब एक जैसे राहुल जी लोलक लैया टाइप आदमी, अब लोलक लैया को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसी तरह हमारे अखिलेश बाबू हैं। अखिलेश बाबू को तो इनके पिताजी खुद CHSO घोषित कर गए थे कि अरे इसने जो है कांग्रेस जैसी पार्टी को जिसकी 10 सीट की औकात नहीं है उसको 100 सीट दे दिया है। अभी इसने लोकसभा में 17 सीट दिया है। और एक लोलक लैया था जो 17 सीट पे मान गया, जिसमें एक को छोड़ के कोई भी मुस्लिम बहुल नहीं है। अब महाराजगंज में का उखाड़ लेंगे। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण एंगल पहलवान जी, बाबा जी, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण एंगल ले आया कि जो कांग्रेस गिरकर 17 सीटों पर सिमट गई और जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी राहुल गांधी लगभग मियां यात्रा ही लेकर चल रहे हैं यात्रा के नाम पे, हाँ, तो उसमें मुस्लिम सीट मिली कितनी है इन 17 में से इनको? हाँ, तो कौन सा ये समझौता और किन शर्तों पर हुआ है? केवल किसी तरह से कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ जाए काम भर की सीटों पर, इसी बात का केवल कवायद है कि 2024 की कोई लड़ाई भी दिख रही है? ऐसे तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रेज किया सर। सर मैं बताऊं आपको, अमेठी और रायबरेली दे के उन्नाव और का नाम बाराबंकी क्या एहसान किए हैं अखिलेश यादव? और मतलब अगर आप अमेठी रायबरेली को भी उस 17 में गिनते हैं, मतलब इनके पोल स्ट्रेटेजिस्ट इनकी कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है मुझे तो। और अमेठी में इनका क्या हाल है, इनकी न्याय यात्रा ने बता दिया। 500 सर 500 आदमी थे अमेठी में। किशनगंज और पूर्णिया में भीड़ उमड़ी थी गोलटोपी। हाँ, अभी चले जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में आएंगे, राहुल जी की सभाओं में वाकई भीड़ उमड़ेगी। पर जो 17 सीट पाए हैं उसमें क्या चमत्कार कर लेंगे? अमेठी में क्या उखाड़ लेंगे राहुल जी? सबसे पहला सवाल, क्या अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? पहला सवाल। देवरिया मिली है ना इनको शायद? जी, देवरिया महाराजगंज जी। देवरिया महाराजगंज, यहां क्या उखाड़ेंगे? तो सर बात यह ना कि इन्होंने गठबंधन में किया क्या है, 17 सीट किस क्राइटेरिया के आधार पर ली है? और मुसलमान आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, मुसलमान आ रहा है। अरे भैया किस सीट पे आएगा मुसलमान? कौन सी मुस्लिम बहुल सीट आपको दी गई है? तो क्या राजनीति कर रहे हैं? मुझे तो अखिलेश जी का और बल्कि जिन 17 सीटों पे अखिलेश जी ने, मुझे तो ताज्जुब होता है अखिलेश ही हैज गॉट अ वेरी गुड बार्गेन। अच्छा, दूसरी चीज सर, आज की तारीख में इन 17 सीटों पे कांग्रेस का वोट बैंक है क्या? कितने वोट प्रतिशत लेके आएंगे? सर मैं आज मुझसे लिख लीजिए आप, कांग्रेस 6% के नीचे यूपी में रहेगी। इसलिए कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल फोर्स को यूपी में डिस्कस करना भी अपने आप में टाइम वेस्ट करना है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा पुष्कर दा, ये बात लेके जरा आपकी तरफ मैं चलूं तो ये बताइए, ये बाबा जी ने जिस तरफ इशारा किया 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, ठीक है ना? उस कांग्रेस में कांग्रेस जो ये क्लेम करती थी कि मुसलमान उसके पीछे जा रहे हैं और कांग्रेस इकोसिस्टम के तमाम जर्नलिस्ट या जितने सो कॉल्ड पाखंडी बुद्धिजीवी हैं वो लोग भी यही कि बस मुसलमान का तो एक ही आसरा है। तो यहाँ दो चीज निकल के आती है, क्या कांग्रेस का ये दावा या कांग्रेस के आसपास बनाया जा रहा है ये जो मुस्लिम ध्रुवीकरण का फितूर था वो एक फर्जी फितूर था, या कांग्रेस को खुद इस पर भरोसा नहीं है? और तीसरी चीज, अखिलेश
ने बढ़िया बार्गेन किया है और अच्छे तरीके से औकातीकरण किया है कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में अखिलेश के विधायक उनके हाथ से छिटक रहे हैं, तो क्या माना जाए कि उनका वोट बैंक भी उनके साथ कंसोलिडेट रहेगा, वो भी मोदी का जब चुनाव हो? कैसे देखेंगे आप 2-3 इन पॉइंट्स को? पहली बात तो ये कि पहली बात दूं कि जहां पे कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक वाली बात है या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाना है, वहां से उमड़ती हुई भीड़ है, और उसके बाद जो 17 सीटें मिली हैं उसमें से कोई भी ऐसी कोई सीट नहीं जिसको कहा जाए कि जहां पे मुस्लिम वोट बैंक जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ये पहली बात बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्शन यही था और इंटेंशन भी यही है कांग्रेस का, कम से कम राहुल गांधी का, कि वो जो है सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बन के उभरे, और उनकी पार्टी जो है वो एक के नाम, उस पार्टी के नाम जो मुस्लिम वोट का पेटेंट एक बार फिर उसको मिल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन का तरीका ना मुझे समझ में आया, ना इसके पीछे मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। बात देखूं मैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इनकी आदत पड़ गई थी कि अमेठी और रायबरेली, जहां पर गांधी परिवार लड़ता था और वहां पर बसपा और सपा दोनों अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे और जीतते थे। ये कहीं उस साइकोलॉजिकल उसमें प्रेशर में थे, कहीं ना कहीं जरूर दिमाग में बात एक रही होगी कि अमेठी में एक बार और लड़ लिया जाए। उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने समझाया होगा कि इस बार भी आप दो जगह से लड़िए। आप रायबरेली में उनकी मम्मी भाग गई, वो अलग बात है, लेकिन प्रियंका की बात चल रही है। तो उस सपोर्ट के चक्कर में इतना कुछ हो तो हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से थिंक टैंक काम कर रहा है राहुल गांधी का, या जिसकी एडवाइस वो लेते हैं, जो उनको एडवाइस देता है, वो अब तक जितने भी उन्होंने कदम उठाए इतने जो है बैंकरप्ट है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से इतना जो है दिवालिये वाले नैरेटिव को उन्होंने चुना है, और उसको बड़ा जो है हठ धर्मिता से उस पर आगे बढ़े। तो उससे लगता है कि पिछले जो उनके कार्य है या जो उनके निर्णय है, उसको देखते हुए 17 का जो समझौता है वो समझ में आता है। अनरीजनेबल लेकिन समझ में आता है। हाँ, अखिलेश की बार्गेन अच्छी रही है कि अखिलेश का डर सबसे कांग्रेस के साथ करने के पीछे सब एक ही कारण था अखिलेश का, वो ये था कि उनको अपनी मुस्लिम वोट बैंक पे जो है कहीं ना कहीं उनको जो शंका हो गई थी। उनको ये लगने लगा था कि एक मुसलमान जो है एक बार चटक के कांग्रेस के पास गया और तो फिर हमको जो है नुकसान होगा। तो इसलिए अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहां सपा लड़ेगी, वहां कांग्रेस कितना खुल के समर्थन करती है, वहां पे कितना करती है और कितना आता है, ये तो समय का देगा। इसलिए मुझे तो समझ में नहीं, जहां तक राज्यसभा ये आपका राज्यसभा के चुनाव का है, राज्यसभा का चुनाव का फर्क तो वैसे नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि अगले 2-3 महीने में लोकसभा का चुनाव है, तो ये बहुत कह सकते हैं नजदीक कि है इसलिए माहौल। हाँ बस नजदीक है, तो इसके मतलब ठीक। जो है कि यदि एक ब्रेकअवे जो समझ में आ रहा है, जो भाजपा ने जो 8वां कैंडिडेट संजय सेठ के तौर पे खड़ा किया है, और जिस तरीके से वो वही एक फोकल पॉइंट बन गया संजय सेठ का, वो कि संजय सेठ जीतते हैं या सपा जो कि 3 अपने जिता सकती थी, उसमें उसका 3 जीतता है कि 2 जीतता है। चिंगोटी है यहाँ ये, पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाँ, चिंगोटी है, मजबूत तो चिंगोटी यहाँ काटी है पर जो है देखिए भाजपा के लिए हारने के लिए कुछ भी राज्यसभा में नहीं, क्योंकि संजय सेठ को जिताने के लिए उनको बाहरी वोट कम से कम 8 और चाहिए। लेकिन अखिलेश के लिए तीसरा कैंडिडेट हारता, तो ये जो आत्मबल को पूरे समाजवादी खेमे के आत्मा को चोट पहुंचेगी। और उसका पहले उदाहरण दिखा दूं आपको, समझ लीजिए कि जिस तरीके से रायबरेली के सिटिंग 3 बार के विधायक ने सपा ही छोड़ दी, जो उनका चीफ शायद मुख्य सचेतक भी थे वो, जी तो उससे समझ में ये आता है विप थे, तो उससे समझ में आता है कि चरमराहट कहीं बहुत गहरी ऑलरेडी समाजवादी खेमे में है, क्योंकि रायबरेली से आदमी जो है गया है जिसके भरोसे
हाँ जिसके भरोसे जो एक कहीं बैक ऑफ द माइंड में राज्यसभा रायबरेली की सीट को लेके कांग्रेस जो है आतुर इस समझौते में गई, ताकि 2 सीटें उसकी सेव रहे, जो जिसे गांधी बेस्टियन या उनकी जागीर कह सकते हैं। और मेरे पास तो खबर ये है कि अमेठी में भी जो है सपा के कुछ विधायक जो है वो पाला छोड़ने वाले। तो इससे तो इस पर लगता है कि इस अब जब अगली संख्या पता लगेगी कौन विधायक कितने गए, उससे समझ में यह आ जाएगा कि जो भी जिस प्रोजेक्शन पे चल रहे हैं उसमें जो है बुरी तरीके से हार के अलावा कुछ सामने मुझे लोकसभा में भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत जबरदस्त अखिलेश की पार्टी को और अखिलेश के स्वयं के राजनीतिक चिंतन और भविष्य को एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता हुआ मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है। और वो साफ तौर पर जो संजय सेठ नाम की चिमोटी जो है वो जबरिया 8वीं सीट के लिए भाजपा ने काट लिया है उठ के, तो उसका तो खैर पता चल ही जाएगा। और ये भगदड़ की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने पुष्करदा बाबा जी, आपने अभी देखा पुष्करदा ने एक बात कही कि ये 17 सीट मजबूरी में ले लिया, केवल 2 सीट कम से कम अमेठी और रायबरेली में कोई संभावना की। वो अभी भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2 जगह से लड़ने के चक्कर में एक बार राहुल गांधी फिर अमेठी आ जाए। प्रियंका की बात वो कह रहे हैं कि वहां रायबरेली से चल रही है। अच्छा, मनोज पांडे 3 बार का विधायक सपा के रहे हैं, वो छोड़ दिए पार्टी, वो तो पार्टी छोड़ दिए। अदिति सिंह कांग्रेस के लिए रायबरेली। ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी जब उठ के चली गई राज्यसभा, तो क्या रायबरेली और अमेठी भी सेफ है? और दूसरा, कांग्रेस के गांधी परिवार से इन दोनों सीटों पर कोई लड़ेगा, इस बात की कितनी संभावना देख रहे हैं? सर मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, वायनाड से राहुल जी लखेत दिए गए। हाँ, वो बोले गए हम लोग यहाँ संभाल लेंगे, तुम अपना उधर देखो। तो वायनाड छोड़ने के बाद अब राहुल गांधी की सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको अपने लिए एक सेफ सीट खोजनी है। और आज की तारीख में जहां तक मेरी जो पॉलिटिकल समझ है, इनको सेफ सीट या तो साउथ में मिलेगी, नॉर्थ में किशनगंज के अलावा कोई सेफ सीट नहीं है इनके लिए, मैं आज आपको बता रहा हूं जी। सर, बर्ग साहब ने खाली नहीं कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए सेफ सीट। सर वहां पे बर्ग साहब के ही पोते को शायद टिकट देगी सपा अब। इनफैक्ट सपा पहले ही बर्ग साहब की उम्र को लेके बड़ा संजीदा थी और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बर्ग साहब अब आप 93 साल हो गए हैं और क्यों ना आपके ही परिवार में किसी और अन्य नए युवा को टिकट दे दिया जाए। तो पता नहीं बर्ग साहब उसके लिए क्यों तैयार नहीं हुए, या बर्ग साहब को लगता हो भाई, बर्ग साहब फिजिकली बेशक कमजोर हो गए थे तो मानसिक रूप से तो अपने आप को हुरों के लिए तैयार कर रहे थे ना। छोटी गालिब छोटी शराब पर भी कभी कभी है सहलाता हूं हुरों को। नहीं, प्यालो जैसी कोई बात होगी सर। हाँ, रिवाल्वर सहलाने के गोरखपुरी आगे वाला, पूरा कर दीजिए, नहीं तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। रिवाल्वर गोरखपुरी वाला आप अपना हुनर जो है इसको पूरा कर दीजिएगा। है तो सर बर्ग साहब जो है मेंटली पता नहीं क्यों वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर अब चूंकि बहुत हो गए हैं तो उनके किसी परिवार के बच्चे को ही सपा वो सीट देगी। भाई लड़ने को तो राहुल जी लड़ जाते, पर सपा से वो टिकट सीट मांगनी पड़ेगी ना, सपा वो नहीं देगी, ये पक्का जान लीजिए आप। उनका पोता लड़ेगा उस सीट से। तो राहुल जी के लिए सर किशनगंज के अलावा कोई सुरक्षित सीट बचती नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है इधर उधर कहीं और कोई खोज ले या किसी सहयोगी दल। एक मिनट सुनिए ना, पिछले 5 चुनाव में अमेठी और रायबरेली ये इसलिए जीतते थे, रायबरेली में तो अखिलेश सिंह का परिवार इनके साथ था, आदित्य सिंह के पिताजी का, तो उनका पूरा स्ट्रांग होल्ड है। और रायबरेली ठाकुरों का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। और रायबरेली में सपा कभी भी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं रही, फिर भी अगर सपा कैंडिडेट खड़ा होता तो 1,00,000-1,50,000 वोट को महंगा नहीं होता था लोकसभा में। तो हमेशा से अमेठी और रायबरेली समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गिफ्ट करती रही। और
भाजपा का भी एक पता नहीं कौन सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था अटल जी के जमाने से कि नहीं, सोनिया जी को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जो है चैलेंज नहीं करना है। अब इस पे इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु इस बार जो कांग्रेस के प्रति, रायबरेली के प्रति जो भाजपा की पोस्चरिंग है और जिस तरीके से अदिति सिंह को एग्रेसिव तरीके से भाजपा में शामिल कराया गया और अदिति सिंह के साथ जो कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। अरे भैया, अदिति सिंह ने मान लीजिए भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके पति अंगद सिंह जो अदिति सिंह के जो पति हैं वो अंगद सिंह जी हैं, यहाँ हमारे यहाँ नवाशहर पंजाब में नवाशहर सीट से कांग्रेस के एमएलए हैं और पूरी खानदानी सीट रही है उनकी। वहां पे उनका टिकट काट दिया गया पिछले चुनाव में और उनके साथ बदतमीजी पूर्ण व्यवहार किया पंजाब कांग्रेस ने। So this is not how you handle your senior party leaders, senior party functionaries, और ऐसे लोग जो कि एक पूरे इलाके में आपके लिए वोट मैनेज करते हो। तो सर, अदिति सिंह को मिस हैंडल किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका खामियाजा मैं तो, आप हमारे पुरानी चर्चाएं उठा के देखिए, मैं तो पिछले 5 साल से कहता रहा हूं कि इस बार अमेठी और रायबरेली, पहले अमेठी आ रही थी, इस बार रायबरेली भी कांग्रेस हारेगी और कांग्रेस का कोई परिवार का व्यक्ति अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ेगा। अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़े भी तो अपने लिए एक सेफ सीट खोज के वहां से भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अमेठी फिर हारेंगे और पिछली बार से ज्यादा वोट से हारेंगे। ये आज मैं आप में इसको शॉर्ट बना के डालिएगा 60 मिनट सेकंड वाला, कि बाबा ने कहा है कि इस बार अमेठी अगर पिछली बार 50,000 से हारे थे ना, 70 पे कुछ 70 के आसपास है, 70 के करीब 70 के करीब, हाँ 70 के लपेटे में था। इस बार 1.5 से 2 लाख वोट से हारेंगे, 1.5 से 2 लाख वोट से। और सर मेरा एक सवाल और है, मैं पुष्कर दा से ये सवाल कर रहा हूं कि दादा एक बात बताइए, जिन 17 सीटों पे समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, उन सीटों पे गारंटी है ना कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं भाजपा में नहीं ना जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। सपा बिल्कुल सर एक बात बताऊं, बिल्कुल एक बात आज आपको बता दूं, यादव जी लोग बहुत मजबूरी में सपा में हैं और मौका खोज रहे हैं, कब से कूद के भाजपा में चढ़ जाएंगे, बता रहा हूं आपको। क्या कहेंगे पुष्कर जी? अखिलेश जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एन ब्लॉक शिफ्ट करेगा यादव यूपी में भाजपा में, आज बता रहा हूं आपको जी। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि जिस सीटों को उन्होंने कांग्रेस को दी है या कांग्रेस में सपा लड़ रही है, जमीनी स्तर पे कोई वोट बैंक शिफ्ट नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं है, भले अखिलेश और राहुल गांधी में गठबंधन हो गया हो, जिस तरह पूर्व में हुआ वैसे इस बार और बुरी तरीके से इस बार जो है, मुझे सपा के वोट बैंक में ब्रीच की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब एक चीज मुझसे सुन लीजिए, इन 17 सीटों का आंकड़ा जब रिजल्ट आ जाएगा 24 में, तो इन 17 सीटों का आंकड़ा देख लीजिएगा, भाजपा जितने वोट से पिछली बार जीती थी या थी, उससे मिनिमम 1 लाख वोट एक्स्ट्रा से जीतेगी इन 17 सीटों पर। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है कि ये जो इन्होंने जो भी हवाई गठबंधन किया है सीटों का, इसका केवल जो कागज में लिखा गया है, उसके अलावा जमीन से इसका कोई नाता है ही नहीं। और ना सपा का वोट जो है कांग्रेस को पड़ने वाला है इस जगह, और स्वयं सपा का वोट बैंक भी सपा को नहीं पड़ने वाला, बता दूंगा आपको। जी ठीक बात है। ये चीज तो 2019 में भी देखी गई थी कि जब डेडली कॉम्बिनेशन बन गया था सपा और बसपा का, वहां भी नेताओं का हुआ था, बल्कि बहन जी ने ज्यादा फायदा उठा लिया था। तो ये समझा गया था कि सपा के कुछ वोट तो जाके बसपा से मिले, लेकिन बहन जी का एक वोटर आके सपा के साथ नहीं मिला, तो सपा को भारी नुकसान हुआ था। तो ये कई बार तो ये प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि नेताओं का खाली गठबंधन है। ऐसे में क्या कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी? आप दोनों की राय जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता 2024 में खुलता दिखाई दे, क्योंकि
यहाँ पर दो अलग अलग मत हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से ये लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे गांधी परिवार, जबकि पुष्कर जी कह रहे हैं कि नहीं, दोनों जगह से लड़ सकते हैं। नहीं, यहाँ पर असल में बात यह है कि यह अभी उनके जो उनके कह सकते हैं जो आपके जयराम रमेश है, उन्होंने एक कहा था कि उस हिसाब से लग रहा था कि वो दो जगह लड़े, या ये कह सकते हैं कि भले वो ना लड़ रहे हो, लेकिन परसेप्शन यही बनाए हुए हैं। जब तक उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, वो परसेप्शन यही देना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ने का हमें मुझको भी कोई आधार समझ में नहीं आता, क्योंकि और बुरी तरीके से हारेंगे। रायबरेली में जो प्रियंका के लिए है, मैं समझता हूँ कि प्रियंका पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो बेसिकली अपने लिए राज्यसभा की सीट चाहती थी हिमाचल से, लेकिन जो है राहुल गांधी ने वो होने नहीं दिया। और दोनों में लग रहा है जिस तरीके कुछ ना कोई अंदर खाने है, तो ये भी संभव है कि प्रियंका को जबरदस्ती रायबरेली से लड़ा के और पहले ही चुनाव में हरवा के, तो आज 2024 के खराब परफॉर्मेंस के बाद राहुल को वहां से कांग्रेस के नेतृत्व से अलग करने की कोई भी चेष्टा हो या संभावना, उसको नकार दिया जाए, ये भी संभव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद प्रियंका गांधी इतनी स्मार्ट होना चाहिए, गधी मतलब है तो बबली बंटी वाला जोड़ा है, लेकिन संभावना मुझको इसी की प्रियंका गांधी को ये ऑफर आएगा तो शायद प्रियंका गांधी इस ऑफर को स्वीकार ना करे। तो इसलिए दोनों, और जिस तरीके से जो सपा के विधायक रायबरेली से हटे हैं और जैसे उनकी बात आदित्य सिंह की बात हुई है, उन चीजों को देख के तो और बहुत स्पष्ट हो जा रहा है कि चाह कर भी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली में नहीं लड़े, चाह कर भी। लेकिन परसेप्शन यही बनाया गया है। और जो खासतौर से जो उनके यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर पत्रकार है, जिनका जो उनका जो 120 सीट चिल्ला रहे हैं, 120-130 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की, तो वो जो है ये माहौल नहीं बनाएंगे, इस तरह बातें नहीं कहेंगे, तो ये भी कुछ कोई कांग्रेस की फिर बात ही नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, इस बहस की, इस चर्चा की कम से कम एक उपलब्धि रही कि इस चर्चा के आधे हिस्से में आप कहते रहे, पुष्करता कहते रहे कि अमेठी और रायबरेली से हो सकता है कि लड़ जाए, और चर्चा ने अपने आप जो है उसका परिष्करण किया, और अब पुष्करता कह रहे हैं कि लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। और रायबरेली से आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक हारी हुई लड़ाई, कम से कम प्रियंका वाड्रा इतनी समझदार हैं कि वो नहीं कूदने वाली हैं, कि है ना, कि नाम लेके लंका में कूद जाए। बाबा जी, कोई भविष्य देश के किसी हिस्से में मैं सोच रहा हूँ कि एक ऊंचे सी मीनार पर खड़ा होकर पूरे देश में देखूं कि किसी राज्य में कहीं इंडी अलायंस का कुछ दिख रहा हो आपको। खैर, हम लोग तो पहले से भी यही कहते रहे। नहीं, पहले मैं जरा अमेठी वाली बात पे अपनी बात कह दूं। देखिए, कांग्रेस, राहुल जी की मजबूरी है कि अगर उन्होंने वो अमेठी से नहीं लड़ेंगे तो सर वो जो थोड़ा बहुत परसेप्शन की लड़ाई में है ना, वो वहां से भी उड़ जाएंगे। अभी भी जो हिम्मती लोग हैं अभी भी 24 सीट दे रहे हैं उनको। जो अभी भी हमारे जैसे लोग, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप भाजपा कांग्रेस की कितनी सीट आएगी, तो मैं कहूँ नहीं, 24 सीट तो आ जाएगी। 40 पे तो मैं भी दाव नहीं लगाऊंगा, आज की तारीख में मैं 40 सीट पे दाव नहीं लगाऊंगा, पर 24 सीट ले सकती है। सर, अगर अमेठी से नहीं लड़ेंगे तो वो 24 सीट भी खतरे में पड़ सकती है। मैं मजाक में, अच्छा सर एक बात और बता दूं आपको, 2024 के रिजल्ट के बाद यह भी संभव है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट पार्टी बनकर रह जाए, 9 सीट। पता है क्यों सर? सर वो जो ये फाइबोनेची जो चार्ट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि एक लेवल को जब आप ब्रीच करते हैं, मान लीजिए 14% पे आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप हर बार जो ग्राफ जो है 14% पे जाता है और 14 के आसपास टच करके वापस गिर जाता है। जिस दिन वो 14 ब्रीच कर लेता है, या जिस लेवल को वो ब्रीच कर लेता है लंबी स्ट्रगल के बाद, फिर वो कहां जाके रुकता है इसकी कोई पता नहीं होता सर। यही हाल गिरने में भी होता है सर। अगर कांग्रेस में गिरावट शुरू होगी ना, तो जरूरी नहीं है वो 24 सीट पे टिक जाए। पता है क्यों?
क्योंकि मैं बड़े ठोस जमीनी आंकड़ों से ये बात कह रहा हूं कि हो सकता है अगर कांग्रेस गिरने लगी तो 54 से गिरना शुरू होगी, 24 पे नहीं सर, हो सकता है 10 के नीचे चली जाए। क्यों? मैं आपको पंजाब का एक जमीनी आंकड़ा बता रहा हूं जी। यदि कांग्रेस ने भाजपा ने यदि इस स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया, जैसे यूपी में MY कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव, जी जी। सर इस वक्त पंजाब में HD कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, और जिसके लिए भाजपा प्रयासरत भी है, और लोहा एकदम गर्म है। HD का मतलब हिंदू और दलित। हिंदू दलित। अच्छा, अब यहाँ पर बाबा जी बस दर्शकों के लिए एक फिगर रखते हैं। पंजाब अकेला वो प्रदेश है जिस प्रदेश में सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। 36 से 38% के बीच में दलित आबादी रहती है, जो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। सर HD मिला के लगभग 68% हो जाता, हिंदू और दलित। हाँ जी। और आज का जो सर पॉलिटिकल माहौल है, स्पेशली ये किसान आंदोलन के बाद की, लोहा गर्म होना शुरू हुआ था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय, और किसान आंदोलन ने तो इसको एकदम पिघला दिया है। मतलब ये बहने वाला है अब। एक तो सर लोहा गर्म होके लाल होके मुलायम होता है ना, और ज्यादा जब गर्म हो जाता है तो तरल बन जाता है, फ्री फ्लोइंग हो जाता है। सर आज की तारीख में मैं आपको पंजाब की ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि हिंदू और दलित, अब दलित में दो हैं, हिंदू दलित भी है और सिख दलित भी है। ठीक बात। सर हिंदू दलित ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर रहा है, ठीक। और आज की तारीख में हिंदू दलित पूरी तरह भाजपामय राममय हो चुका है। ये मुझसे सुन लीजिए आप। और जो सिख दलित है वो उसका मोह भंग अकाली दल, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस और अकालियों का वोटर रहा। कुछ जब कांग्रेस से उसका मोह भंग हुआ, चूंकि अकालियों पे जट सिखों का कब्जा रहा, अकाली जो है जट सिखों की, जो जट सिख वोट बैंक है वो अकालियों का वोट बैंक था। तो सर जब दलितों का, सिख दलितों का वोट मोह भंग हुआ कांग्रेस से, तो वो कुछ समय के लिए बसपा में चले गए थे। आपको ध्यान होगा फिल्लौर जैसी सीटों पे 40-40 हजार वोट जो है बसपा लेती बिल्कुल। और कभी बसपा के संस्थापक, ठीक है, कभी बसपा के संस्थापक काशीराम पंजाब से शुरू हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। सर आज चाहे वो हिंदू दलित हो चाहे सिख दलित हो, वो भाजपा में आने को तैयार बैठा है। पहले भाजपा का होता ना कि शहरी हिंदू की पार्टी मान के 23 सीटों पे निपटा दिया जाता था, पर हिंदू को भाजपा का वोटर बनने में सिर्फ एक अड़चन आती रही है, दैट इज उसका अकालियों से गठबंधन। हिंदू भाजपा को वोट इसलिए नहीं देता कि अल्टीमेटली ये वोट फिर अकालियों को चला जाता है। अगर भाजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ती है तो ये HD कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाएगा, और हो सकता है कांग्रेस का पंजाब में खाता भी ना खुले। इसलिए मैं जो कहता हूं, जब 24 से नीचे गिरना शुरू होगी तो हो सकता है 10 के नीचे आ जाए, 9 सीट आएगी कांग्रेस की। बाबा जी, आपने जिस तरीके से पंजाब के बदलते समीकरण की बात की ना, तो इस पर एक अलग चर्चा बनती है, जहां हम इस HD कॉम्बिनेशन को पंजाब में कैसे ये नया है और कैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। और इस बीच में एक सवाल लोगों के मन में हमेशा आता है, महाराष्ट्र में जो सवाल आता है कि भाई साहब, ये सवाल बिहार में भी बाबा जी आपने देखा होगा आता है कि भाजपा जो है वो बिना किसी साथी के कैसे लड़ेगी, पंजाब में भी बिना अकाली के कैसे लड़ेगी। वहां आपने एक राह दिखाई कि अगर भाजपा अकेले लड़ जाती है, देखा ये एक अलग चर्चा, एक फुल लेंथ चर्चा बनती है। तो अभी हमने जो ये बात किया उत्तर प्रदेश के हवाले से, जी आप कंक्लूड करना चाहते हैं? जी हाँ, यहाँ पर मैं अपनी एक बात ये कहूंगा, जो बाबा रामदास जी ने कहा पंजाब के बारे में हम अगली चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। जी हाँ, नहीं, मैं पंजाब पे नहीं आ रहा हूँ, मैं वैसा ही कुछ जो है स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ केरल में और तमिलनाडु, जिस तरीके से जो बराबर हर हफ्ते रिपोर्ट आ रही है, और बीजेपी, मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूँ,
वोट परसेंटेज के बढ़ने की जो बात कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली बीजेपी किसको खाएगी? कांग्रेस को खाएगी। जो केरल में जो पिछली बार सीटें आई में कांग्रेस सबसे ज्यादा आई है, मुझे बहुत डाउट है कांग्रेस उस परफॉर्मेंस को क्या उसका आधा भी रिपीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर केरल में ईसाइयों का एक वर्ग, नॉट टोटल, एक वर्ग डेफिनेटली जो है वो एक सामने बना है, बीजेपी के साथ आया है। और तमिलनाडु में जिस तरीके से अन्नामलाई ने मेहनत करके एकला चलो पे गए वो, और एडीएमके के सभी सारे प्रयासों को जो है उन्होंने फलीभूत नहीं होने दिया और कोई गठबंधन में नहीं जा रही, तो अकेले लड़ने का फायदा जो अभी बाबा रामदेव ने पंजाब में यही जो परिणाम की बात की है, केरल में वो वैसा ही मैं जो हूँ तमिलनाडु में होता हुआ देख रहा हूँ। और मैं बाकी और लोगों को सुनता हूँ जो आपके जो कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं, वो मान के ही चल रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो पाएगा, वहां पे तो इसे 370 नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सबको जो है एक बड़े आश्चर्य के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी अपनी अंदर की अनुभूति ये कहती है कि तमिलनाडु जबरदस्त तरीके से चौंकाएगा, केरल भी आपको चौंकाएगा, लेकिन तमिलनाडु में सीटों के स्तर पे चौंकाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर उस जगह वही बात आ जाती है कि जो 24 पे बात कर रहे हैं बाबा जी, तो मैं भी मानता हूँ कि गिरावट होगी कांग्रेस की, तो कहाँ रुकेगी कांग्रेस को भी नहीं मालूम। ठीक बात, ये सही बात है। एक जो नए समीकरण कई नए स्टेट्स में पैदा हो रहे हैं जो कांग्रेस को किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी के लिए कैसे वो एक सकारात्मक रास्ता दिखा रहे हैं, जहां की अब चूंकि सीटों की गणना जो है वो गणित का नंबर जो है प्रधानमंत्री ने खुद हाउस में उसके बाद अपने पार्टी के कार्यसमिति बैठक में कह दिया कि उनको 370 चाहिए। तो फिर हम जैसे लोग जो राजनीति बतियाते हैं, अब सीट वाइज चर्चा तो करनी पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है कि पंजाब से कैसे बढ़ सकती है, कैसे तमिलनाडु से बढ़ सकता है, कैसे केरल से बढ़ सकता है, तो ये टॉपअप कहां से आ सकता है। मुझे लगता है दर्शकों कि यूपी सेंट्रिक ये जो एक चर्चा हमने की, बाबा जी आप लास्ट में कंक्लूड करें जी। एक चर्चा अलग से इन तीनों राज्यों को मिला के हम लोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है कि त्रिपुरा में भाजपा 2 सीट की पार्टी हुआ करती थी। ठीक बात। बहुत पुरानी बात नहीं है कि हरियाणा में तो 2 सीट की भी गारंटी नहीं होती थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में देख लीजिए सर, कितने सीटों की पार्टी थी और कहां से छलांग लगा के कहां पहुंची है। देखिए, जब वो चाइनीज बेम्बू वाला एग्जांपल है कि चाइनीज बेम्बू अपनी असली ग्रोथ जमीन के नीचे करता है। जब जमीन के नीचे जिस दिन जो जमीन फोड़ के बाहर निकलता है, फिर तो वो 3-4 दिन में ही 40 फुट जाता है। तो सर तमिलनाडु में सुनिए, तमिलनाडु में जमीन के नीचे वाला काम मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। इस चुनाव में कहीं फोड़ के बाहर निकल आए, अगर निकल गया तो 40 फुट जाएगा। अरे सर, इसके संकेत इस तरह से मिलते हैं कि इतने लंबे समय तक इतने सीनियर वरिष्ठ मध्य प्रदेश में लगातार कमल खिलाने वाले मामाजी शिवराज सिंह चौहान को तमिलनाडु स्पेशली पदस्थ किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप सोच रहे होंगे कि तमिलनाडु को कितना सीरियसली भाजपा ले रही है और भाजपा को तमिलनाडु कितना सीरियसली ले रहा है ना। तो यहीं आके कहीं भाजपा जो है पार्टी विद डिफरेंस वाली बात उसके साथ सही साबित होती है। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश के हवाले से और राज्यसभा के इन चुनाव के हवाले से हमने एनडीए अलायंस की जरा सा फ्यूचर देखने का प्रयास किया। तो हम तो कुछ सोच रहे थे कि बर्ग साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद जरा इंडिया अलायंस की एक सीट खोजेगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो इंडिया अलायंस को लगातार नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो 0 मामला जा रहा है, 3 और नए गड्ढे जो है कांग्रेस के लिए और खुल के निकल के आ गए इस चर्चा में, पंजाब, तमिलनाडु और केरला। तो चलिए अगली चर्चा आप दोनों के साथ ही हम इन तीनों पर रखेंगे जो नए समीकरण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए भविष्य में पैन इंडिया विस्तार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो नए पॉकेट्स खुल रहे हैं, जो परंपरागत रूप से राज्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए किस तरीके से अपना विस्तार कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहीं से शायद वो संख्या 370 का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलता है, हाउस में और बाहर। अभी चुनाव और चुनाव की रैलियां तो बाकी है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आगे किन विषयों पर चर्चा आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप प्रारब्ध को स्नेह देते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आपको भी बहुत धन्यवाद, पुष्कर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, राम राम राम। जय हो।